चलिए बच्चों आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सब। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं, हम लोग स्टीफेंस लॉ कर रहे थे। ठीक है, स्टीफेंस लॉ में मैंने कुछ आपके साथ डिस्कशन किया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ और चीजें आपको बतानी स्टीफेंस लॉ में। आई होप बच्चों आप लोगों ने कुछ सवाल मैंने होमवर्क के लिए आपके स्लाइड्स में छोड़ दिए थे, आई होप आपने कर लिए हो उन सवालों को। कर लीजिएगा बच्चों, नहीं हेलो किया है सर। तो हेलो हेलो हेलो। तो नहीं किया बच्चों तो कर लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं। ठीक, आइए वहीं से आगे शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि नेट, एक तो पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एमिसिव पावर है, स्टीफेंस लॉ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये बताया था कि जो एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी की, वो सिग्मा इंटू टी के पावर 4 होगी। ठीक है, चूंकि एमिसिव पावर पर यूनिट एरिया होती है, तो अगर आप ये निकालना चाहें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम है ना, तो पावर से आप मल्टीप्लाई कर, सॉरी एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एमिसिव पावर पर यूनिट एरिया होती है। तो पावर निकालना है तो सिग्मा ए टी के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे भी टोटल एनर्जी रेडिएटेड पूछे पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो ये होगा। अगर मान लीजिए आपसे टाइम भी देगी 5 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट कितना एनर्जी रेडिएट, गुड मॉर्निंग, तो आप ये लिख के और टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये पावर हो गया, पावर इनटू टाइम, टोटल एनर्जी रेडिएटेड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि प्रिवोस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, बच्चों थोड़ा सा आप लोग बताइए अगर किसी को याद है प्रिवोस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का क्या स्टेटमेंट था। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर टी नॉट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है। ठीक है, दोनों 0 केल्विन से ऊपर है। तो प्रिवोस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है बच्चों, किसी को याद हो अगर प्रिवोस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज? हर टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट एनर्जी रेडिएट करता है और एनर्जी एक्सेप्ट भी करता है। तो रेडिएट करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एट द सेम टाइम सराउंडिंग से एनर्जी एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, तो एनर्जी नेट लूज होगी या एनर्जी नेट गेन होगी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो पावर नेट ये ऑब्जेक्ट लूज करेगा वो ए ई सिग्मा टी ऑब्जेक्ट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता तो टी सराउंडिंग के पावर 4 माइनस टी ऑब्जेक्ट के पावर 4 ऐसा लिखते। ठीक है, तो ये नेट इस तरह से एनर्जी लूज करेगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी में बच्चों अगर मैं थोड़ा सा देखिएगा, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जेक्ट लूज कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी ऑब्जेक्ट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4। ठीक है, इसमें और देख लीजिए बच्चों एक चीज, डी क्यू बाई डी टी, जिस रेट से ये ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है या एनर्जी लूज कर रहा है, तो ये डी क्यू बाई डी टी है, जिस रेट से ये ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज कर रहा है। तो अगर मैं Q लिखूं बच्चों, आप सबको पता है कि Q बराबर लिखते हैं आप, अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन या लूज dQ लिखें तो dQ बराबर होता है ms dt, जहां पे dt है टेम्परेचर जितना कम हुआ है ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट का dt टेम्परेचर कम होता है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा, और dt अगर टेम्परेचर बढ़ाना है आपको तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी। तो dQ बराबर ms dt। तो ये जो dQ की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखिए तो ये बन जाएगा ms और डी क्यू डी टी और होल डिवाइडेड बाई स्मॉल डी टी, इट इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी ऑब्जेक्ट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4। अब ये एम एस को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी टी बराबर ए ई सिग्मा डिवाइडेड बाई एम एस टी ऑब्जेक्ट के पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग के पावर 4। तो ये जो डी टी बाई डी टी लिखा हुआ है ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये dt है टेम्परेचर, जो कैपिटल T है उसका मतलब है टेम्परेचर, और जो स्मॉल t है उसका मतलब है टाइम। तो dt बाई dt का मतलब हो गया जिस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो ये कूल हो रहा होगा, मतलब जिस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा होगा ऑब्जेक्ट का, वो रेट ये है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ कूलिंग। जिस रेट से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो रहा है या रेट ऑफ कूलिंग।
तो कई बार सवालों में आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ कूलिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए बच्चों, जो जो इन फॉर्मूले पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन सारी चीजों पे रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करेगा। तो ए सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एमिसिविटी मतलब नेचर ऑफ सरफेस, है ना, कि ब्लैक बॉडी है तो एमिसिविटी 1 हो जाएगी, जनरल ऑब्जेक्ट है तो उसकी एमिसिविटी कुछ कम होगी। स्टीफेंस कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एम हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। एस हो गया, बच्चों कोई बताएगा मुझे एस क्या डिनोट करता है? बताइए, आप लोग जानते हैं ये। स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इन सारी चीजों पे रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग ऐसे रेट ऑफ कूलिंग के लिए भी एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी पढ़ेंगे, उसमें और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन कई बार आपसे सवाल पूछ देंगे कि रेट ऑफ कूलिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जितनी ये चीजें फॉर्मूले में लिखी हुई हैं उन सब पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक बार ये स्लाइड में दिखा दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उससे पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। व्हेन अ बॉडी कूल्स बाय रेडिएशन, इट्स कूलिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, ग्रेटर द एमिसिविटी फास्टर विल बी द कूलिंग। तो एमिसिविटी पे डिपेंड करती है ना, तो नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस पे डिपेंड करती है। एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस ए पे डिपेंड करता है, देखो, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला, dt डिवाइड बाय dt, ये हो गया ए ई सिग्मा डिवाइडेड बाय एम एस, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 4। तो जो जो चीजें लिखी उन सब पे डिपेंड करता है। एमिसिविटी पे सरफेस एरिया, मास ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, एम का टर्म आया है, ठीक है। तो ग्रेटर द मास ऑफ रेडिएटिंग बॉडी स्लोअर विल बी द कूलिंग, जितना ज्यादा मास बड़ा होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी कम होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, ग्रेटर द स्पेसिफिक हीट ऑफ रेडिएटिंग बॉडी स्लोअर विल बी द कूलिंग। तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जो रेट ऑफ कूलिंग होगा उतना कम होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है इस पे। टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी फास्टर विल बी द कूलिंग। देखो, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग अगर सवाल में आपसे आ जाए कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपको याद होना चाहिए इन सारी चीजों पे रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करता है। तो पहले आप पिछली स्लाइड में ये नोट कर लीजिए। देखिए, यहां तक तो आप लोगों ने कल की क्लास में लिख लिया होगा, ठीक है। अब यहीं से आगे ये आपको लिखना है, और dt बाई dt को रेट ऑफ कूलिंग लिख लीजिएगा। ये हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं अगली स्लाइड दिखा दूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सर सर इस टॉपिक की हेडिंग बताना एक बार। हेलो हाँ हाँ, बोलिए। सर, एक बार इस हेडिंग क्या है इसकी वो? रेट ऑफ कूलिंग डाल दीजिए, हेडिंग रेट ऑफ कूलिंग। ओके सर। बच्चों लिख लिया हो तो मैं अगली स्लाइड लगा दूं, फिर डन है। सर डन हो गया, नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चों एक एक लाइन में आप लिख लीजिए कि रेडिएटिंग। करना। चलो ये लिख लो, फिर लगाता हूँ पिछली स्लाइड। अरे सर वो रह गया। भाई एक दो लाइन छोड़ के लिख लो, ये वाला 5 पॉइंट, फिर लगा दूंगा, फिर लिख लेना, जब कहीं नहीं जा कर दीजिए। लगा दूंगा। आप लोग ये लिख लीजिए
फिर लगा दूंगा प्लीज स्लाइड, सर 2-3 कनेक्ट कर लाइन। दीजिए सर। हो गया बच्चों, अभी लिख रहे हो? डन है? डन सर। सर डन सर हो गया। ओके, चलिए इसको एक एक लाइन में आप कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में अगर आएगा आपको, तो वो ऐसा लिखा होगा, नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस। हो सकता है डायरेक्टली एमिसिविटी का नाम ना ले, बस ऐसा बोल दे नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, तो आप समझ जाना। बच्चों जो लोग लिख लेंगे, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बच्चों लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा फिर। डन सर हो गया ये तो। ओके, हटा दूं बच्चों, लगाऊं अगली स्लाइड, करें अगला? नो सर सर एक सेकंड रुक जाइए। लिखिए लिखिए। ऊपर आपने एक इक्वेशन लिखी है, वो भी लिखनी है? ये पिछले वाले स्लाइड में जो इक्वेशन थी वही है, तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको, ठीक है। चलो ओके सर।
चलिए हटा रहा हूं बच्चों स्लाइड में। नो सर। पूरा एक एक आप पूरे वर्ड टू वर्ड मत छापा करिए बच्चों। नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस और ऐसा डैश लगा के एमिसिविटी स्मॉल ई, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस डैश लगा के ए। अब वो ग्रेटर है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, फिर भी अगर वो भी लिखना है तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन बना के लिख लीजिए। वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो बहुत समय आपको लग जाएगा। डन सर। चलिए डन सर। बदल रहा हूं बच्चों स्लाइड। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगर आप देखेंगे बच्चों तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो स्टीफेंस लॉ था उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, फिर उससे बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा दूंगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि dt by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू ए ई सिग्मा डिवाइडेड बाई ms, और टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 4, कुछ इस तरह से रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर, ठीक है। अब इससे हमें बच्चों एक रिजल्ट प्रूव करना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये लिख लेता हूं कि जो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बराबर है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस डेल्टा टी। मतलब जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से डेल्टा टी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूं आपको। देखिए बच्चों जो मैं डिराइव कर रहा हूं ऐसा नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड याद रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये जो लॉ आ रहा है वो कहां से आ रहा है। लास्ट में आपको लॉ याद रखना है और उस लॉ को से यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी 1-2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं इसको। तो ए ई सिग्मा डिवाइडेड बाई ms, और टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह मैं रख दूंगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस डेल्टा टी होल पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4, ठीक है। यहां से काम करेंगे, अब आगे पूरा मैथ से बच्चों है ना। ए ई सिग्मा डिवाइडेड बाई ms, टेम्परेचर सराउंडिंग के पावर 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब टेम्परेचर सराउंडिंग के पावर 4 कॉमन लेंगे तो ये पूरा चीज कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ पे बच जाएगा -1, ठीक है। और यहां से टेम्परेचर सराउंडिंग बाहर लेंगे आप तो बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर सराउंडिंग होल पावर 4, ठीक है। क्योंकि यहां से ts बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा डेल्टा टी बाई ts और ये -1। अब बच्चों यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, ठीक है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो डेल्टा टी बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो यहां पे हम लोग ts के पावर 4 डिवाइडेड बाई ms, और ये 1 प्लस x के पावर n है तो इसको लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस nx, यानी 4 टाइम्स डेल्टा टी बाई ts -1। ये कैसे लिख पाए, तो 1 प्लस x के पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर बच्चों किसी को याद आ रहा हो कि इसको हम लोग क्या बोलते थे तो बता दो जल्दी से। 1 प्लस x के पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। तो किसी को याद आ रहा है बच्चों इसको क्या बोलते थे हम लोग मैथ्स में? मैथमेटिकल टूल्स में था ये। हाँ मैथमेटिकल टूल्स में था, बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। यस हाँ। सर। तो यहां से देखो प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 डेल्टा टी बाई ts इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए ई सिग्मा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 4 डिवाइडेड बाई ms, और ये आ जाएगा प्लस -1 कैंसिल हो गया तो 4 टाइम्स डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ts। तो यहां से एक ts से कैंसिल करेंगे तो ts का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आप अगर यहां से देखो तो मैं वैसे एक बार लिख देता हूं इसको, ए ई सिग्मा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्यूब डिवाइडेड बाई ms, और इधर हमारा रेट ऑफ कूलिंग आ ही रहा है dt बाई dt, ठीक है। और ये बन जाएगा, और ये 4 है 4 भी बाहर आ जाएगा और डेल्टा टी बचेगा। डेल्टा टी का मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, है ना। डेल्टा टी का वैल्यू हो गया टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब ये पूरी चीज अगर आप देखो तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, ए सरफेस एरिया, मान लीजिए आपने कोई चीज कूल होने के लिए रखी है ना, मान लीजिए आपने स्फीयर लिया और उसका कुछ टेम्परेचर
ज्यादा है, मान लीजिए ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ लेट्स से 65 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। तो जिस रेट से ये ठंडा होगा तो उसमें देखो ए तो कांस्टेंट रहेगा सरफेस एरिया, जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो सरफेस एरिया चेंज नहीं होगा। एमिसिविटी ऑफ सरफेस वो भी चेंज नहीं होगी, एक बार सरफेस का नेचर डिसाइड हो गया वो चेंज नहीं होगा। स्टीफेंस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का भी बच्चों चेंज नहीं होगा क्योंकि रूम पे रखा है। अब ऑब्जेक्ट ठंडा होगा तो उससे रूम का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी कांस्टेंट है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ठंडा होने से चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑब्जेक्ट के ठंडा होने से चेंज नहीं होगा। तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है। तो हम यहां से लिख पाते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग dt by dt इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये पूरी चीज कांस्टेंट है ना, तो इसकी जगह आप कोई k लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे k और ब्रैकेट में आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यानी डेल्टा टी, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होता जाएगा, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस भी कम होता जाएगा। मान लीजिए अभी 80 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी देर के बाद ये 70 हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 68 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर 66 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट ठंडा होगा। तो बच्चों आप थोड़ा सोच के मुझे बताइएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होता जाएगा इसकी रेट ऑफ कूलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? रेट ऑफ कूलिंग बढ़ती जाएगी या रेट ऑफ कूलिंग घटती जाएगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होता जाएगा? ये लॉ देख के आपको क्या लग रहा है? ये रेट ऑफ कूलिंग है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगी, रेट ऑफ कूलिंग घटेगी या कांस्टेंट ही रहेगी? क्या लगता है बच्चों आप लोग को? थोड़ा सोचिए, आप आंसर कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होते जा रहा है रेट ऑफ कूलिंग यानी dt बाई dt पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? क्या लगता है बच्चों? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। ओके, और कोई कुछ बताना चाहे बच्चों? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होगा मुझे बताइए। कम होगा। कम होगा। कम होगा, कारण क्या है, क्यों कम होगा? कम होगा इज द राइट आंसर, पर क्यों? रेट ऑफ कूलिंग कम क्यों होगा? सही बता रहे हैं आप, क्या सोच के आप बोले हैं कि कम होगा? सर जब मतलब सर जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एब्सोल्युटली, चेंज इन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। देखिए जब 80 डिग्री था और ये बाहर 15 डिग्री 65 डिग्री सेल्सियस था तो टेम्परेचर डिफरेंस 15 डिग्री सेल्सियस था, है ना। जब ये 70 हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस 10 हो गया। जब ये 68 हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस 3 रह गया। जब ये 66 रहा तो टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस रह गया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो रहा है जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी कम होते जा रहा है, और रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जाएगी। यानी शुरुआत में रेट ऑफ कूलिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और समझिए, थियोरेटिकली ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो टेम्परेचर है वो कभी भी सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब अभी 66 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी देर के बाद 65.5 हो जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद 65.3 हो जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद 65.1 हो जाएगा, पर कभी भी 65 नहीं पहुंचेगा ये, ठीक है, क्योंकि जैसे से टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जा रही है। तो जैसे मान लीजिए अभी 66 है, यहां थोड़ी देर के बाद ये पहुंच जाएगा 65.5, टेम्परेचर डिफरेंस 1/2 डिग्री सेल्सियस रह गया। अब यहां पे रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज्यादा थी कि हर 5 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था, यहां हर 5 मिनट में आधा डिग्री सेल्सियस कम होने लगा, हर 5 मिनट में 0.25, फिर हर 5 मिनट में 0.005, फिर हर 5 मिनट में 0.0005। तो क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा ठंडा होने की जो दर है, जो रेट है कूलिंग की, वो भी कम होती जाएगी। तो जब ये बहुत क्लोज पहुंच जाएगा बाहर के टेम्परेचर के तो रेट ऑफ कूलिंग एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ऐसा होगा कि इस ऑब्जेक्ट को जैसे आप 65 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो इसको 65 डिग्री सेल्सियस आने तक इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा इस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जाएगी। तो अगर मैं स्लाइड आपको दिखा दूंगा, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा एक ग्राफ प्लॉट करूं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। तो थोड़ा सा एक ग्राफ देख लीजिए, ये मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूं टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, और ये हो गया टी टाइम, और यहां पे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ले लेता हूं ये, ठीक है, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। देखिए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कभी भी सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम तो हो नहीं सकता, उसके बराबर भी आने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यहां से शुरुआत हुई, ये जैसे मैंने एग्जांपल मान लीजिए 65 डिग्री सेल्सियस लिया था और टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट 80 डिग्री सेल्सियस लिया था। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहां से शुरू होगा और फिर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को पहुंचते पहुंचते इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोनों इनफाइनाइट इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे, ठीक है। तो ये एसिम्पटोड है, तो ऐसा ग्राफ आएगा जो इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो घटती जाएगी, तो टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, है ना। एक्सपोनेंशियल कर्व है ये, लेकिन मिलेगा इंफिनिटी पे जाके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ कूलिंग की बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर मैं यहां पे स्लोप खींचूं, देखिएगा, तो यहां पे अगर आप खींचेंगे शुरुआत में स्लोप ज्यादा है, ठीक है। स्लोप इस ग्राफ का देगा आपको रेट ऑफ कूलिंग, तो यहां पे ढलान ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है। जब थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, कम हो गया, और आगे बढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कम हो गया और कम हो गया, और आगे बढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। आपको ग्राफ भी दिमाग में रखना है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, तो आप ये पूरी चीज नोट कर लीजिए। मैं लास्ट में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखवा दूंगा, नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। डन सर। सर, हेलो सर। डन सर, हो गया। हेलो हाँ, बोलिए सर। बोलिए 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 बोलिए। सर एक बार ये थर्ड वाला स्टेप बता दीजिए। ये वाला, यस सर। ठीक है। तो इसमें देखिए यहां तक थे आप, फिर टेम्परेचर जो सराउंडिंग की पावर 4 है उसको कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जब आप बाहर निकालेंगे तो चूंकि ये बाहर आएगा तो इसके यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से भी आप जैसे टी एस प्लस डेल्टा टी है, यहाँ से भी अगर आप टी एस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे चूंकि ये बाहर जा रहा है तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 डिवाइड बाई डेल्टा टी बाई टी एस, ठीक है। एक तरह से आप ये मान लो कि टीएस के पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है और टीएस के पावर 4 से डिवाइड किया है। आप ऐसा अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ऐसा मान लो इसके पावर 4 से मल्टीप्लाई और इसके पावर 4 से डिवाइड किया है, जो डिवीजन वाला है उसको इधर भेज दिया है, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, और ये इससे डिवाइड होगा तो 1 और प्लस डेल्टा टी बाई टी एस। ओके सर। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर कुछ सवाल करेंगे इस पे।
डन सर। सर हो गया। बाकी सबका भी हो गया बच्चों? चेंज कर दूं स्लाइड? नो सर। डन सर। और इसमें ना आपको बच्चों ये पूरा डिस्कशन नहीं याद रखना है, बस लास्ट में आप ये याद रखिएगा। ये पूरा डिस्कशन इसलिए है कि आपको समझ में आए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफेंस लॉ का ही एक्सटेंशन है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम केवल रेडिएशन से होने वाली एनर्जी ट्रांसफर को ही काउंट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो कहीं पे भी मैंने कंडक्शन वाले फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। कन्वेक्शन तो मैंने आपको अभी उसमें कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं है, तो कंडक्शन का भी नहीं यूज किया है, कन्वेक्शन का भी नहीं यूज किया है। प्योर रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिराइव कर रहे हैं। तो अगर सवाल में पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि हम केवल रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को ही कंसिडर करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। यस सर। वो चेंज कर दूं स्लाइड, लगाऊं अगला ग्राफ वाले? यस सर। हम्म। चलिए बच्चों, आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में एक बार बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ को बच्चों मैं बस बोल के एक बार लिखवा दे रहा हूं आपको। रेट ऑफ कूलिंग rate of cooling is directly proportional to 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 temperature difference rate of cooling is directly proportional to temperature difference between object and surrounding. Temperature difference between object and surrounding. अगला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों इसमें। in this in this we consider in this we consider
in this we consider heat transfer. In this we consider heat transfer through in this we consider heat transfer through radiation only. In this we consider heat transfer through radiation only. In this we consider heat transfer through radiation only. चलो जो एक सवाल मैं आपको करता हूं आपके सामने, ठीक है, आप थोड़ा समझिए कैसे करना है। इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड सवाल कैसे आएंगे और कैसे आपको करना है, और अगला सवाल फिर सेम कॉन्सेप्ट पे आपके पास आएगा तो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। सवाल में बच्चों दिया गया है कि एक मान लीजिए एक कप ऑफ, है ना, एक कप ऑफ वाटर रख दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस है सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। ये सिचुएशन है कि एक कप ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। सवाल में दिया गया है कि 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आने में, ठीक है, वाटर कूल होगा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो बताया गया कि 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आने में जो टाइम लग रहा है वाटर को वो 15 मिनट है, ठीक है। तो बताइए 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस आने में वाटर को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। आपको इनिशियल सिचुएशन दी जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका टेम्परेचर दे देंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर दे देंगे, और फिर बोला जाएगा कि पहले इनिशियल 10 डिग्री सेल्सियस घटने में या 5 डिग्री सेल्सियस घटने में इतना समय लग रहा है, तो बताओ अगले 10 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस घटने में कितना समय लगेगा। जैसे यहाँ पे बोला गया 80 से 70 आने में 15 मिनट लग रहा है, बताओ 70 से 60 आने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा बच्चों, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसके आधार पर मुझे बताइए कि जैसे 80 से 70 आने में 15 मिनट लग रहा है, तो 70 से 60 आने में 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे, 15 मिनट से कम लगेंगे, या 15 मिनट के मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही लगेंगे? क्या लगता है आपको? 15 से कम ज्यादा लगेंगे। ज्यादा लगेगा, सॉरी 15 से ज्यादा लगेंगे, ठीक है। क्यों? एक क्या, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग कम है। रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटेगा रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर घटने में ज्यादा समय लगेगा। कैसे सवालों को हल करना है तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ कूलिंग dt by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, घबराइएगा नहीं अगर आप सवालों में कहीं पे ये माइनस साइन या कहीं पे आप माइनस साइन के साथ इसको पढ़ें कि माइनस dt by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। माइनस साइन केवल इतना बता रहा है कि समय बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घट रहा है ना। कोई भी चीज जैसे जैसे बढ़ रही, जैसे टाइम के साथ अगर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निगेटिव हो जाती है, वही वाली कहानी है। तो कहीं पे आप ये निगेटिव देख लीजिएगा, इसमें तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। निगेटिव आपको केवल इतना बता रहा है कि समय बढ़ने के साथ टेम्परेचर घट रहा है, मतलब रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, तो मैं वही यूज कर लेता हूं, लिखता हूं dt by dt इट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, साइन हटाएंगे, k लिखेंगे, और टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसके किसके बीच में लिखना है? ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग, TO माइनस TS। तो अब देखिए थोड़ा बच्चों सवाल में पढ़िए। पहला सवाल में बोला है कि dt by dt, तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहां पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है, 80 से आप 70 जा रहे हो, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 10 डिग्री सेल्सियस का। देखते रहिए बच्चों कैसे कर रहा हूं मैं। 80 से 70 जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस dt मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, और उसमें समय कितना लग जा रहा है? 15 मिनट। तो ये 15 मैंने लिख दिया एज इट इज, बराबर के हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या क्या चीजें? ए, ई, सिग्मा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। जैसे जो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो के एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फिक्स है 50 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर आपके पानी के ठंडे होने से नहीं बदलेगा, तो वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो वो लिख दिया।
अब बच्चों सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिखना चाहिए, क्योंकि सर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट तो लगातार घट रहा है ना, 80 से 70 हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट तो लगातार घट रहा है, मैं यहाँ पे क्या रखूं? तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग टेम्परेचर है और जहां पे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एंड हो रहा है, मतलब 80 से 70 पहुंच रहा है, तो स्टार्टिंग और 70 ये 15 मिनट के ड्यूरेशन में ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, तो इन दोनों का आप एवरेज ले लीजिएगा ऑब्जेक्ट टेम्परेचर में। ठीक है, जैसे ये 80 से 70 हो गया तो इनका एवरेज हो जाएगा 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 यानी 75। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग, इस ड्यूरेशन का जो स्टार्टिंग था और एंडिंग था उनका एवरेज मान के चलना है ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है, हमें कुछ तो वैल्यू रखनी है, तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग की एवरेज वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 75। ठीक है, ओके। उसके बाद ये तो पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, तो बोला 70 से 60 के लिए बताओ कितना समय लगेगा, तो 70 से 60 जाना है, यानी dt एक बार फिर से 10 है, 70 से 60। अगर मान लो सवाल में 70 से 60 ना देता, 70 से 65 दे देता, ठीक है, तो फिर यहाँ पे dt की वैल्यू कितनी रखते बच्चों? अगर 70 से 60 की जगह 70 से 65 देता, तो यहाँ पे कितना वैल्यू रखते dt की जगह चेंज इन टेम्परेचर में? बताना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे फिर, है ना? तो अभी तो यहाँ पे 70 से 60 हो रहा है ना, तो 70 से 60 हो रहा है तो 10 का डिफरेंस है, 10 रख दो। और कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है, तो स्मॉल टी रख देंगे। ठीक है, के ब्रैकेट में देखिए बच्चों, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एज इट इज 50 आएगा। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे बताओ, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मुझे यहाँ रखना है इस सिचुएशन के लिए, तो क्या लिखना पड़ेगा बोलो? 70 प्लस 60 बाई 2। 70 प्लस 60 बाई 2, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 65। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 65 रख देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास अननोन देखिए, दो अननोन है, एक के और एक टी है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हैं। मैं रेशियो ले लूंगा, जब रेशियो लेंगे बच्चों तो यहाँ से देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, टी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा टी डिवाइड बाई 15 बराबर, इधर रेशियो लेंगे तो बच्चों 75 माइनस 25 ये 75 माइनस 50 ये 25 हो जाएगा, और 65 माइनस 50 ये 15 हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 25 मिनट लगेंगे अगले 10 डिग्री सेल्सियस को गिरने में। ठीक है, तो हर सवाल बच्चों आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, कुछ अच्छा वेरिएशन क्या हो सकता है? वेरिएशन ये हो सकता है कि आपसे बोल दे कि अगले 25 मिनट में बताओ कितना चेंज होगा टेम्परेचर, मतलब ये बोल देगा कि 80 से 70 आ जाता है 15 मिनट में, अगले 25 मिनट में बताओ टेम्परेचर में कितना चेंज होगा या टेम्परेचर कितना होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे टी निकाल रहे हैं, हो सकता है हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी पड़े, ये दिया होगा। तो कुल मिला के आपको के तो कभी आपको सवाल में नहीं देगा, या तो ये निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, या फिर ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सवाल में क्या आता है, बाकी हर बार आपको ऐसे ही दो इक्वेशन बनानी है, हर बार रेशियो ही लेना है, जो कॉमन फैक्टर्स है उनको कैंसिल कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिए। नोट करिए बच्चों, फिर इसी तरह का एक सवाल आप लोग कराता हूं मैं। डन सर। ओके, ठीक। चलिए बच्चों, मैं एक सवाल ले रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ध्यान से करिएगा, और अभी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए, सर बताइए। सर कल बेंगल लेंगे इस चैप्टर का?
हाँ हाँ, कल 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 दंगल कर लेंगे बिल्कुल। बच्चों आप लोग भी चाहते हैं कि दंगल कर लें इस चैप्टर का? सारे बताइए, Yes, कर लिया जाएगा? yes, sir. ओके। यस तो सर। इसमें दंगल में हम लोग, मैंने उसका लिया था क्या बच्चों आप लोग का दंगल, थर्मल एक्सपेंशन ये सब पूछा था आप लोगों से? नहीं No, सर, sir. इसमें नहीं Sir, हुआ fluid सर, तक का हुआ है. ठीक इसमें है नहीं ठीक है, हुआ। तो एक काम करता हूँ, कल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पूरा स्टार्टिंग टू एंड सारे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। Okay, sir. पढ़ के आइएगा बच्चों। चलिए, सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? बस बस आज खत्म हो जाएगा, आज आखिरी सेशन है इसका। हाँ सर, आज तो खत्म हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आज खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और फिर डन। क्या कराओगे? क्या क्या? इसके बाद कौन सी यूनिट कराओगे? इसके बाद वेव्स शुरू करेंगे, तो पहले ऑसिलेशन पढ़ेंगे एसएचएम और उसके बाद वेव्स। ओके सर। बच्चों इसमें थोड़ा सा अगला पूछ लिया है कि पहले 7 मिनट में 60 से 40 आ रहा है, तो अगले 7 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 10 दे रखा है। तो जो मैंने आपको सवाल कराया था उसमें टाइम पूछा था, इसमें ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पूछा। थर्मोडायनामिक्स पहले नहीं पढ़ा हो गया? अरे अरे बहुत अभी, हाँ मेरे दिमाग से उतर गया। मतलब हीट यूनिट के बाद मैं ऑसिलेशन और वेव्स पढ़ाऊंगा। इस थर्मल प्रॉपर्टीज के बाद तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स है ना। इस यूनिट के बाद ऑसिलेशन और वेव्स, अभी इसके बाद तो केटीजी और फिर थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों इनका भी आंसर आ जाए बता दीजिएगा। वेट कर रहा हूं, आप लोग को बताना है सॉल्व करके। और घबराइएगा नहीं, जो भी आंसर आए, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो जो सॉल्व किया हम लोगों ने क्वेश्चन उससे रेफरेंस ले लीजिए, लेकिन सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। सर 30 आ रहा है मेरा. 30 ओके। 30 बिल्कुल पॉसिबल है। और बच्चों बताइए आप लोग का, बाकी लोगों का। चलिए बच्चों, और किसी का आंसर आया या समय चाहिए अभी आपको, तो वो भी हम लोग रुक सकते हैं। मैं और आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखिए जरा कैसे सॉल्व कर रहा हूं, और कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए, पर अगला सवाल फिर से इसी टाइप का आएगा तो वो आपको सॉल्व करना होगा। देखिए जरा ध्यान से, सवाल में कहा गया कि अज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड, टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 60 टू 40 इन 7 मिनट्स। तो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 से 40 हो जाता है इन 7 मिनट्स, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन के लिए हम लोग, चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखते हैं इस सिचुएशन के लिए। तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पता है कि चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन
इट इज कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर बच्चों देखिए 60 से 40 हो रहा है, तो 20 डिग्री का चेंज हो रहा है, और इस 20 डिग्री के चेंज के लिए 7 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, के का वैल्यू हमें पता नहीं है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बोला गया सवाल में 10 ले लीजिए, है ना, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 10 डिग्री सेल्सियस, वो चेंज नहीं होगा। अब बच्चों टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट? किसी ने लिखा है क्या बच्चों, बताना चाहो अगर? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस 40/2 हाँ 60 प्लस 40/2, एब्सोल्युटली। तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा 50। देखिए बच्चों 50 लिख दिया। अब पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर अगला सवाल में आप लोग नहीं आंसर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। कुछ भी आपको डाउट है कि ये वाला सर टर्म कैसे आ गया, पूछ लीजिए, है ना, कोई भी हम लोग इसमें नई चीज नहीं यूज कर रहे हैं, फिर आप लोग आंसर नहीं बताते हैं। देखो सेम, अब या तो आप यहां से के की वैल्यू निकाल लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, नहीं के की वैल्यू निकालनी है दूसरी इक्वेशन में पूछा गया है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीन 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स ऑब्जेक्ट टेम्परेचर आफ्टर 7 मिनट्स। तो अगले 7 मिनट में क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस से घट के कुछ टी होगा, हमें नहीं पता कितना होगा टी घट के, और इसको भी 7 ही मिनट लग रहे हैं। तो देखिए जरा, टेम्परेचर dt जब लिखेंगे तो 40 माइनस टी, क्योंकि यही डिफरेंस होता है, जैसे 60 माइनस 40 यहां पे लिखा था 20, तो यहां पे बाद में टी हो गया, तो 40 माइनस टी मान लेते हैं, तो लिख देता हूं मैं 40 माइनस टी, और इसमें भी 7 ही मिनट लग रहा है, सवाल में दे रखा है नेक्स्ट 7 मिनट्स। कांस्टेंट एक बार फिर से के, क्योंकि ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 10 रहेगा। ठीक है, और यहां पे बच्चों ऑब्जेक्ट की जगह एवरेज टेम्परेचर लिखेंगे, तो एवरेज टेम्परेचर होगा 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, तो मैं वही लिख देता हूं 40। सेल्सियस आंसर आया, कितना आ रहा है? 28 डिग्री सेल्सियस। 28, ओके। अब देखिए बच्चों ऊपर नीचे से कैंसिल करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे देखिए 20 डिवाइडेड बाई 40 माइनस टी बराबर 50 माइनस 10, ये हो जाएगा बच्चों 40 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बचेगा 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दीजिए, 21 22। अब इसको राइट साइड भेज दे रहा हूं, इसको लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 80 माइनस 2t, तो इसको 10 इधर भेज दिए, 2t इधर ले आइए, तो 80 प्लस 90, 80 प्लस 10 हो जाएगा 90, है ना, ये माइनस 10 हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये इधर ले आइए तो 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस 2t। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 40/2 है तो ये 20 है, 20 उधर भेज दीजिए तो 70 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिएगा 2t है और प्लस t/2, तो 2t प्लस t/2 मिलके बन जाएगा 5t/2। 5 से कैंसिल करेंगे बच्चों, 5 1 जा 5, और ये आ जाएगा 14, तो टेम्परेचर t की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 2 28। तो आंसर आएगा बच्चों, आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सर बताइए। सर यहाँ पे 14 मिनट्स क्यों नहीं लिया? तो मतलब नेक्स्ट 7 मिनट्स के बाद पूछ सर रहा है ना मैंने सर, यही गलत किया, मैंने डायरेक्ट 14 ले लिया था कि नेक्स्ट 7 प्लस। मिनट्स के बाद क्या टाइम मतलब होगा, ओके ओके तो आपने 7 मिनट क्यों लिया है? ओके ओके, मैं समझा देता हूं आपको। आई होप पहली इक्वेशन में आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, पहली वाली तो सबको क्लियर है। ठीक है, यस सर। चलिए अब देखिए सवाल समझिए, सवाल में कहा गया है कि 60 से 40 हो जाता है 7 मिनट में, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीन 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स। तो ध्यान से देखिए, पहले 60 था ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, 60 से 40 हो गया और इस प्रोसेस में लगे 7 मिनट। ठीक है, अब अगले 7 मिनट में क्या होगा, अगले 7 मिनट में क्या होगा, 40 से और घट के कुछ टेम्परेचर टी होगा, ये भी 7 मिनट लग रहा है। ठीक है, अगर आप 14 मिनट ले लेंगे तो आप यहां से 60 से डायरेक्ट टी पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर आप 14 लेंगे तो आप 60 से डायरेक्ट टी पहुंच रहे हैं, वो तो 60 से अगर आप डायरेक्ट टी पहुंचेंगे, आप इक्वेशन लिख लेंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको के की वैल्यू नहीं पता होगी और टी, दो अननोन आ जाएंगे। अगर आप यहां से डायरेक्ट, तो या तो आप इसके लिए 7 है, इसके लिए 7 है, 14 लिखेंगे तो फिर आप यहां से यहां पहुंचेंगे। हाँ बोलिए। 40 के लिए पूछ सर रहे हैं अगर हम हाँ हाँ, सर अगर हम 60 माइनस टी डिवाइड बाई 14 वाले इक्वेशन में, पहले जैसे इक्वेशन में हमने के की वैल्यू निकाली,
फिर हमने सेकंड क्वेश्चन में 60 माइनस टी डिवाइड बाई 14 लिखा था हम्म इक्वल्स टू के 60 प्लस टी डिवाइड बाई 2 माइनस 10। तब हमारा आंसर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 26.6। अच्छा अच्छा, पहले आपने क्या किया, 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 7 करके के की वैल्यू निकाल ली, है ना? यस और फिर 60 माइनस टी, मतलब फिर 60 माइनस टी डिवाइड बाय 14 करके आपने वैल्यू सॉल्व करा है। यस तो ओके, सर आंसर तो तभी भी सेम आना चाहिए था। आपने कैलकुलेशन चेक कर लिया एक बार, कितना आ रहा है आपका? 26.6। 26.6 आ रहा है, ठीक है ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, है ना? कि मतलब अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्यों मैच नहीं करेगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। देखिए होता क्या है रेट ऑफ कूलिंग में, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग, तो टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अगर आप गिवन इंटरवल से ज्यादा लेंगे, है ना, गिवन इंटरवल से ज्यादा लेंगे तो ये जो रिलेशन है ना, कांस्टेंट वाला, ठीक है, ये वैलिड नहीं रहेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और इसका कैलकुलेशन करके और आपको थोड़ा सा मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको कि डायरेक्ट लेंगे तो क्यों नहीं आएगा, बताता हूं मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी देता हूं, ठीक है। पर जो बीच में स्टेप है ना बच्चों, इंटरमीडिएट स्टेप, उसको लेके चलना है आपको, है ना। जैसे 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 7 है, तो इसको आप अलग से लिखिए, इसको आप अलग से लेके सिंप्लीफाई करिए। डायरेक्ट लेंगे तो टेम्परेचर इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, है ना, 60 माइनस टी, टेम्परेचर इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर वहां गड़बड़ होगी। थोड़ा सा मैं आपको और बेहतर उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, क्योंकि अगर ज्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस ले लेंगे 60 माइनस टी, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, है ना। और ये जो आप अप्रोक्सीमेशन देखो ना, हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जब हम डिराइव कर रहे हैं तो आप ये देखिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस है इट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो अगर ये ज्यादा हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो फिर हम 1 प्लस एक्स के पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स, जो यहां पे लिख रहे थे ना 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी एस के पावर 4, तो 1 प्लस एन एक्स ये जो लिख पा रहे थे, फिर वो नहीं लिख पाएंगे अगर डेल्टा टी सिग्निफिकेंट हो गया तो, ठीक है, एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जैसे पहले अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे, है ना, ये वाला सवाल देखिए, पहला जो टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में भी जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है बाद में 28 हो गया है, 40 से घट के 28 हो गया, ठीक है। तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है और बाद में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 12 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 20-12 अगर आप देखो, हालांकि 10 के कंपेरेटिवली ये भी ज्यादा है, 20 भी ज्यादा है, 10 के कंपेरेटिवली 12 भी ज्यादा है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपेरेटिवली कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लेंगे, है ना, मान लीजिए मैं आपका 26 आया है, ठीक है, या 28 जो भी है, अगर आप ये डिफरेंस ले लेंगे तो लगभग 32 या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, जो कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आंसर आपका देखा जाए तो ये 28 सही रहेगा, 26 गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सराउंडिंग के कंपेरेटिवली बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये जब हम डिराइव करते हैं ना ये वाला लॉ, ठीक है, तो यहां पे देखो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन ही लिया है कि 1 प्लस, इसको हम लोग इस लाइन से ये लाइन लिख पा रहे हैं जब टेम्परेचर और डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद आप ये आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं कि सर देखो आप सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और पहला डिफरेंस ही 20 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। बिल्कुल सही आपका आर्गुमेंट है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो सराउंडिंग से तो बहुत ज्यादा है, फिर तो यहां पे भी नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन उसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को वैलिड मानना है। इसका मतलब है इस तरह से सॉल्व करके, इस वाले डिफरेंस को मान के और इस वाले डिफरेंस को मान करके जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट तो नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है इन द सेंस कि एग्जैक्टली अगर आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो 28 डिग्री सेल्सियस आएगा, ऐसा नहीं, 28 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा और नीचे वैल्यू आएगी। पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सही मानते हुए, ठीक है, सॉल्व करना है तो यहां वाली टेम्परेचर डिफरेंस को तो आप फिर भी कंपेरेबल मान सकते हो, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई और तरीका ही नहीं सॉल्व करने का। लेकिन जब आप ये पूरा डिफरेंस लेंगे तो जो डेल्टा टी होगा वो और ज्यादा हो जाएगा हमारे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से।
तो वो जो अप्रोक्सीमेशन लेके हमने सॉल्व किया था वो वैलिड नहीं रहेगा। तो जो आप 26.6 निकालेंगे वो उसके कंपेरेटिवली ये बेहतर आंसर है। ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो टेम्परेचर डिफरेंस 20 है जो कि 10 के कंपेरेटिवली ज्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 12 है जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 के कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये भी सही नहीं है, बट इसमें टेम्परेचर डिफरेंस से जो आप निकालेंगे आंसर उसके कंपेरेटिवली ये बेहतर है। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? यस सर हाँ बोलिए बोलिए। टाइम भी तो सर इसमें हमें के की increase वैल्यू करना है। देनी है तो सर वैसे कैसे कर सकते हैं हम? वैसे भी 60 माइनस टी करके के की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए उसके लिए। नहीं, के का वैल्यू तो ये निकाल सकते हैं ना, ये बोल के कि 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 7 इट इज इक्वल टू के टाइम्स 50 माइनस 10। तो यहाँ से के का वैल्यू निकल आएगा और फिर के की वैल्यू फिर इसमें डायरेक्ट वाले में पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया अभी आपका कि डायरेक्ट करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे तो क्यों गड़बड़ हो जाएगा? थोड़ा बहुत समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देखो ये जो टेम्परेचर मैंने आपको जो बाइनोमियल थ्योरम का जो अप्रोक्सीमेशन करके बताया है उसमें बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से कम होना चाहिए। ऑलरेडी देखो यहाँ पे 20 डिग्री है 10 डिग्री है, यहाँ पे 12 डिग्री है 10 डिग्री है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से। तो ऑलरेडी हम लोग एक मतलब ब्रीच कर रहे हैं इस कंडीशन को। उसके बाद लेकिन सर फिर अगर ऐसा है तो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सवाल में बोला गया है कि उसको यूज करके आप फाइंड करिए, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप इतना ले लेंगे तो ये ऑलरेडी टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, फिर ये डिफरेंस ले लेंगे तो और बहुत बड़ी वैल्यू डिफरेंस हो जाएगा, तो आंसर और इनएक्यूरेट आएगा। तो जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा ऑब्जेक्ट और मतलब ये दोनों जो डेटा है जितना क्लोज पॉसिबल होगा उतना अच्छा होगा। मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से जितना कम होगा उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए इस तरह से सॉल्व करके निकालेंगे। लेकिन अगर आप ये मान के निकालेंगे उससे जो आंसर आएगा वो इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा इनएक्यूरेट आएगा। ये भी इनएक्यूरेट है लेकिन वो ज्यादा इनएक्यूरेट आएगा, तो ये वाला एक्सेप्ट करके चलेंगे। क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत? इसलिए हम डायरेक्ट डिफरेंस लेके नहीं करना चाहेंगे। चलिए एक और सवाल बच्चों करते हैं। बढ़िया लगा, आप लोगों ने अच्छा डाउट पूछा। ऐसे आप सवाल करिए, आपके आंसर नहीं आते हैं तो आप अपने तरीके को गलत मत मानिए, आप मुझसे पूछिए। आप लोग के पास भी अच्छा दिमाग है, आप लोग भी अच्छा यूज करते हैं। पूछिए आप कि सर क्यों ऐसा, मेरा क्यों गलत हो गया, या इस थॉट प्रोसेस में क्या बुराई है। करिए सवाल और बताइए आंसर। इसमें रूम टेम्परेचर पूछ लिया है। वेट कर रहा हूं बच्चों आप लोग के आंसर का, जिनका भी आ जाए बता दीजिएगा। फोर्टी डिग्री सेल्सियस। कितना रहा बेटा? 40 डिग्री सर। ओके, फोर्टी डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, 40। चलिए इस बार काफी लोगों ने आंसर बताए। और लोग बच्चों जो लोग 40 आ रहा है सबका? यस सर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक ठीक ठीक, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए जरा। इफ अ लिक्विड टेक्स 30 सेकेंड इन कूलिंग फ्रॉम 80 टू 70 सेकेंड, तो 80 से 70
अच्छा 30 सेकेंड्स लगते हैं यहाँ पे, और फिर बोला है एंड 70 सेकेंड इन कूलिंग फ्रॉम 60 टू 50, और 60 से 50 को कूल होने में 70 सेकेंड्स लगते हैं। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बता दीजिए। ठीक है, दोनों के लिए इक्वेशन लिख देंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर बच्चों dt बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिख लेंगे, dt बाई dt इट इज इक्वल टू k टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो 80 माइनस 70 मतलब 10 का चेंज हुआ, और उसमें 30 सेकेंड्स लग रहे हैं तो 30 लिख देते हैं। इट इज इक्वल टू k टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T मान लेते हैं। उसके बाद फिर से इस वाली इक्वेशन की लिखेंगे, तो फिर से dt 60 माइनस 50 10 हो गया, और इस बार 70 सेकेंड्स लगते हैं बराबर k। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इस बार 55 हो जाएगा, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T हो जाएगा। बच्चों देखिए हर बार आप ना जैसे कैलकुलेट मत करिएगा एवरेज टेम्परेचर, इन दोनों की जो आधी वैल्यू, जैसे 80 से 70 के बीच में 75 आता है तो एवरेज वही आएगा, 60 और 50 के बीचों बीच में 55 आता है तो एवरेज वही आएगा। रेशियो ले लीजिए, जो जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दीजिए। 10 10 ये आ जाएगा बच्चों 7/3 बराबर k से k कैंसिल कर दीजिए, 75 माइनस टी डिवाइडेड बाई 55 माइनस टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 755 माइनस 70 बराबर 75 इंटू 3 माइनस 3t। तो इसको उधर भेजिए बच्चों, 70 माइनस 3t 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 टाइम्स 55 माइनस 75 इंटू 3, और टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी T बराबर डिवाइडेड बाई 4। मल्टीप्लीकेशन के अलावा और कोई तरीका है क्या? 5 कॉमन लेंगे अगर इसमें से, तो 11 77 माइनस 45, बट 55/2 बच्चों तुम लोग का कितना आ रहा था? सर 160 आएगा इसका आंसर, 160/4 आ रहा था, तो फिर 160/4 आ रहा था। यस सर, पूरा कैलकुलेट किया तो ओके ओके, एक सेकंड में अपना 60/4 कैलकुलेशन। आएगा। 160/4 ही आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, 160/4 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं एक बार बाकी बच्चों ये कैलकुलेशन होगी, आप चेक कर लेना, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इस बार टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो जितने पॉसिबल 3 सिनेरियो थे, जो पहला सवाल हम लोगों ने किया था उसमें टाइम निकाला था, दूसरे वाले में टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला था, तीसरे वाले में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यही 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। तो बाकी देख लीजिए बच्चों, किसी को अभी भी कुछ डाउट है कि सर कैसे होगा तो पूछ लीजिए। अगर हो गया है तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। सर एक बार इसकी कैलकुलेशन बता दीजिए। कर लो बेटा मल्टीप्लाई, चलो कर ही देता हूं मैं। 7 इंटू 55, ओके सर, बस आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट फिर से। ये तो कर लिया हम लोगों ने शायद, 60 to 14 10, नहीं नहीं ये नहीं किया, करिए करिए बच्चों। सबका आंसर आना चाहिए बच्चों, लास्ट सवाल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, उसके बाद अगला लॉ पढ़ेंगे हम लोग। सर आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर?
हाँ, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। बच्चों आ गया क्या आंसर? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सॉरी टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट सर 28 आ रहा है। 28। यस सर। एक्चुअली बिल्कुल जो हम लोगों ने लास्ट वाला सवाल किया था एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन होगी। यस हम्म, सर, उसमें 7 7 सेम हाँ था, 7 7 कैंसिल हो रहा था, एंड 10 एब्सोल्युटली, 10 कट गया। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों आया 28 डिग्री सेल्सियस, इसका भी आंसर आएगा। एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन जैसे 7 मिनट वाले में था, सेम वैसा ही कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों मैं इसके लिए लिख देता हूं। बोला गया बॉडी कूल्स इन 10 मिनट्स फ्रॉम 60 टू 40, तो 60 से 40 इन 10 मिनट्स, और फिर पूछा है कि अगले 10 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बताओ। तो हमें नहीं पता क्या क्या सर 28 आ रहा है 28 आएगा बिल्कुल। तो 60 माइनस 40 10 मिनट्स में, 40 माइनस टी अगले 10 मिनट में। फिर से दोनों के लिए एक बार लिख देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो 60 माइनस 40 चेंज इन टेम्परेचर 20 डिवाइड बाय टाइम टेकन 10 बराबर के टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो 60 और 40 के बीचों बीच बच्चों 50 आता है, तो 50 और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 10 है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर अगले वाले के लिए लिखेंगे, तो 40 माइनस टी, और इसको चेंज होने में भी 10 सेकेंड लग रहा है, सॉरी 10 मिनट लग रहा है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 10 फिक्स है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे तो 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2। बातें नहीं करिए, और रेशियो ले लीजिए इसका, ठीक है। रेशियो लेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल, के से के कैंसिल, आप कट जाएगा। हाँ ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 40 माइनस टी, और बराबर आ जाएगा बच्चों 50 माइनस 10, ये बचेगा 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10। एग्जैक्टली बच्चों सेम कैलकुलेशन है, अब वापस मत कराइए आप, सेम कैलकुलेशन है जैसा हम लोगों ने 7 मिनट वाले के लिए किया था, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। सिंप्लीफाई करेंगे आप, टी की वैल्यू 28 डिग्री सेल्सियस। किसी की अगर कुछ और आ रही है सॉल्व करने के बाद तो आप मुझे बता दो, मैं फिर से कर दूंगा सॉल्व, ठीक है, पर इतना ही होगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सर ये लास्ट टॉपिक है? ये लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा मैं आपको बच्चों समझाऊंगा पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, फिर लिखते हैं थ्योरी। तो थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए आप, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, फिर तो हेडिंग आप केवल वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डाल लीजिए, लिखिएगा कुछ नहीं, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आइए ठीक है, तो क्या कहता है बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और क्या मतलब है, समझते हैं थोड़ा सा। बच्चों देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको हायर टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे रख देंगे
तो एमिट करेगी रेडिएशंस, ठीक है ना, ऐसे रेडिएशंस एमिट होंगे, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे रख देंगे तो रेडिएशंस एमिट करेगी, ठीक है, थर्मल रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये रेडिएशंस बाहर आएंगे। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी मशीन है, ठीक है, कैसे ये ग्राफ आता है उस पे हमें परेशान नहीं होना है, बट आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसी मशीन है जो इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलते हुए फोटॉन्स, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब फोटॉन है ना, तो इससे जो फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो उन फोटॉन्स की वेवलेंथ रीड कर ले, है ना, जैसे कि मान ले कि इस एक्सिस में मैं ड्रॉ कर देता हूं वेवलेंथ और इस एक्सिस में मैं ड्रॉ कर देता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऐसी मशीन है जो मुझे बता पाए कि 1 एंगस्ट्रॉम के कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, वो मैं ड्रॉ कर दूं, 2 एंगस्ट्रॉम के कितने निकल रहे हैं वो ड्रॉ कर दें, 3 एंगस्ट्रॉम के कितने निकल रहे हैं, ऐसे करके हर एक वेवलेंथ के 0 से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ऊपर रखेंगे तो उसमें से हर पॉसिबल वेवलेंथ के फोटॉन्स निकलेंगे। तो किस वेवलेंथ के कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट कर लूं, इसी तरह से 100 एंगस्ट्रॉम के कितने निकल रहे हैं वो देख लूं, है ना, बीच में 1 2 3 4 0 100 फिर 1000, है ना, 1000 एंगस्ट्रॉम के की 100 फिर 101 102 200 201 202, हर एक वेवलेंथ के फोटॉन्स के नंबर कितने आ रहे हैं मैं वो ड्रॉ कर लूं, ठीक है। इसी तरह से फिर 10,000 एंगस्ट्रॉम के कितने फोटॉन्स है वो ड्रॉ कर लूं। अगर मैं ऐसा करके ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, हर एक वेवलेंथ के कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं वो ऐसा मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कि इस वेवलेंथ के इतने फोटॉन, 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 ऐसे करके, ठीक है। तो जो लैम्डा एम है, ठीक है, लैम्डा एम का क्या मतलब है वो थोड़ा सा समझिए। जैसे लैम्डा एम मतलब जिस वेवलेंथ के फोटॉन्स सबसे ज्यादा निकल रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा एम, तो ये होगा लैम्डा एम। लैम्डा एम का मतलब मैक्सिमम लैम्डा नहीं है, लैम्डा एम का मतलब है वो वेवलेंथ जिसके फोटॉन्स सबसे ज्यादा बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पाया गया कि जो लैम्डा एम है और इनटू टेम्परेचर इन केल्विन, तो लैम्डा एम उस वेवलेंथ, मतलब वो वेवलेंथ लेना है जिसके नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, इनटू टेम्परेचर, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं बी, ठीक है। बी की वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10 के पावर -3 मीटर केल्विन, ठीक है। तो एसआई यूनिट में 2.89 इंटू 10 के पावर -3, ठीक है। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली वैल्यूज आपको हर सवाल में लगभग वीन्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, वो दे देंगे आपको हर सवाल में, आपको केवल इसमें फोकस करना है, ठीक है। इसमें आपको हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए कि लैम्डा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब सर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा एम घटता जाएगा, बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए ये आपने ग्राफ प्लॉट किया जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लीजिए था 100 केल्विन, अब आपने 100 केल्विन से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 200 केल्विन या 150 केल्विन 250 केल्विन, कुछ आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपको ग्राफ जो है कुछ पीछे शिफ्टेड दिखेगा, ये ग्राफ आपको कुछ पीछे शिफ्टेड दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी अब पहले आपको 100 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग लैम्डा एम मिल रहा था, अब वो घट के कुछ और वैल्यू 100 से कुछ कम वैल्यू पे आपको लैम्डा एम मिल जाएगा, ठीक है। 100 से कितना कम वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। तो लैम्डा एम आपको घट के थोड़ा सा पीछे मिल जाएगा। तो लैम्डा एम क्या होता है कि मान लीजिए पहले आपको 100 एंगस्ट्रॉम के, जब आपके 100 केल्विन टेम्परेचर था तब 100 एंगस्ट्रॉम के सबसे ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे थे। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा के 150 200 250 300 ऐसा कुछ किया, तो जो अब फोटॉन्स निकल रहे हैं सबसे ज्यादा नंबर के, उनकी जो वेवलेंथ है वो 100 एंगस्ट्रॉम से कुछ होगी कम। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे ले लेता हूं, 100 से कुछ कम ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 50 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसको मैं T1 बोल देता हूं, इसको T2 बोल देता हूं, और T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये जो पीक है ये पीछे शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। तो पहले मान लीजिए ज्यादा वेवलेंथ के फोटॉन्स निकल रहे थे, फिर उससे कम वेवलेंथ के, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे कम वेवलेंथ के फोटॉन्स ज्यादा नंबर में लिखेंगे। तो लैम्डा एम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लैम्डा एम से मैक्सिमम होता है, पर ये मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है
जिस वेवलेंथ के फोटॉन सबसे ज्यादा नंबर में निकल रहे होंगे वो कहलाएगा लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ नहीं, ऐसा नहीं है। लैम्डा एम का मतलब है वो वेवलेंथ जिसके फोटॉन्स सबसे ज्यादा नंबर में निकल रहे होंगे वो लैम्डा एम कहलाएगा। ठीक है, टी हो गया टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट रहता है कांस्टेंट, यही कहलाता है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं लॉ। द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस। अब ये लैम्डा एम की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पहली लाइन, द वेवलेंथ corresponding to maximum emission of radiation। maximum emission of radiation ये lambda max है। ठीक है, वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी जिस रेडिएशन या जिस वेवलेंथ के फोटॉन सबसे ज्यादा नंबर में निकल रहे हैं, मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिस वेवलेंथ के फोटॉन सबसे ज्यादा नंबर में निकल रहे होंगे वो लैम्डा एम decreases with increasing in temperature। lambda m is inversely proportional to T। this is known as Wien's displacement law और इसकी वैल्यू 2.89 into 10 के पावर -3 मीटर केल्विन। तो लैम्डा m into T ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, बस यही स्टेटमेंट है ना, यही आपको नोट करना है। तो बच्चों मुझे जरा थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा, इस पूरे डिस्कशन में केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है, लैम्डा एम। तो आपको समझ में आया कि लैम्डा एम क्या डिनोट करती है? ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, कहीं पे बोलिएगा मत मैक्सिमम वेवलेंथ। जब भी आप ऑब्जेक्ट को 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर में रखेंगे उससे हर पॉसिबल वेवलेंथ के फोटॉन्स निकलते हैं। लैम्डा एम उन फोटॉन्स की वेवलेंथ है जिनके नंबर सबसे ज्यादा है, वो लैम्डा एम है। तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसका कुछ आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं मैं, तो और क्लियर हो जाएगा। लैम्डा एम क्लियर हुआ है बच्चों? एक बार बता दीजिए मुझे, तो लैम्डा एम क्लियर हुआ है कि लैम्डा एम क्या बताता है हमें? यस सर, क्लियर है। डन सर। ओके, बच्चों चेंज करूं स्लाइड ग्राफ के लिए? लिख लिया सबने? एक सेकंड सर। लिखे लिखे। सर चेंज कर दूं बच्चों स्लाइड? यस सर। ओके बच्चों, थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, और जो ग्राफ मैं समझा रहा था सेम ग्राफ ही है, बस इसमें आप टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे। पिछली बार थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाइड। तो वाई एक्सिस में हम लोग लिखते हैं ई लैम्डा। ई लैम्डा मतलब हो गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बताती है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी है। ठीक है,
ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वाई एक्सिस में। एमिसिव पावर बताती टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। स्पेक्ट्रल एमिसिव बताती है कि एक सेकंड में 1 स्क्वायर मीटर से किस वेवलेंथ की कितनी एनर्जी निकल रही है, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। यूनिट वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है। तो सिंपल टर्म्स में बच्चों नंबर ऑफ फोटॉन्स ही है कि 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, वही स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा किसी टेम्परेचर टी पे, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, किसी टेम्परेचर मान लीजिए मैं T1 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो लैम्डा एम होगा वो लैम्डा एम इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये जो पीक है ये लैम्डा एम कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस में हमारा वेवलेंथ। सर बोलिए। सर ये जो आपने बताया अभी ये ओनली यूनिट के लिए वैलिड है? नहीं समझ में ई आया। लैम्डा जो भी आपने ई लैम्डा बताया है वो केवल यूनिट के लिए यूनिट valid है? वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ, यूनिट वेवलेंथ है ना, यूनिट ओके वेवलेंथ। ओके सर। अब ये मान लीजिए मैं ये पहला वाला T1 के लिए ड्रॉ किया था, ये दिस इज फॉर T1, और ये अगला जो ग्राफ है ये T2 के लिए ड्रॉ किया है। तो इसमें लैम्डा एम थोड़ा सा पीछे शिफ्टेड है, ठीक है, ये लैम्डा M2 बोल देता हूं, ये लैम्डा M1 बोल देता हूं। तो बच्चों अगर लैम्डा M2 थोड़ा सा पीछे शिफ्टेड है तो मुझे T1 और T2 में आप बता सकते हैं किस कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर लैम्डा 2 पीछे, सर T2 ज्यादा होगा T1 से। ज़्यादा होगा। T2 ज्यादा होगा T1 से। जितना ज्यादा आप बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये जो पीक है उतना ज्यादा पीछे शिफ्ट होती जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बच्चों, जो इसमें ई लैम्डा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और ये जो लैम्डा है, ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसका जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, ठीक है, ये जो ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ है, इसका एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वो आपको टोटल एमिसिव पावर देगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था कि टोटल एमिसिव पावर E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो अच्छा है कि इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो टोटल एमिसिव पावर देगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो बच्चों आप देखिएगा कि जो ग्राफ का एरिया है ना, जैसे T1 का एरिया केवल इतना है, T2 का एरिया और ज्यादा हो गया। तो T2 का एरिया क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एमिसिव पावर बढ़ेगा। तो पहले एरिया कम था, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एरिया ज्यादा हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे। डन सर। ठीक, जो चेंज कर रहा हूं स्लाइड, एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ओके, ये देखिए, when a metallic body is heated in a furnace then what color will appear as the temperature increases। बहुत क्लासिकल एग्जांपल है बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग कोई आयरन रॉड लीजिए, आप उसको हीट करना शुरू करिए, ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से पढ़ा है कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम घटेगा। अब लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम वेवलेंथ उन फोटॉन से करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है जो सबसे ज्यादा नंबर्स में निकल रहे हैं। तो जो कलर का स्पेक्ट्रम हमें दिखता है वो विबग्योर होता है, ठीक है। तो अगर हम वॉयलेट से, बच्चों थोड़ा सा इसमें मेरी मदद करिएगा, तो जब हम लोग वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है या वेवलेंथ घटता है। अगर मैं इसमें ये वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगा या वेवलेंथ घटेगा।
बढ़ेगा सर। बढ़ेगा वेवलेंथ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप आयरन रॉड को रखते हैं गर्म करने के लिए, तो सबसे पहले उसमें रेड कलर दिखता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेवलेंथ घटता जाएगा, क्योंकि रॉड है, आपने उसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, हीट कर रहे हैं आप उसको, तो इसका टेम्परेचर, रॉड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इससे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, जैसे रॉड 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो भी उससे फोटॉन्स निकल रहे हैं, आपने उसको गर्म करना शुरू कर दिया तब भी उससे 0 से लेकर इंफिनिटी तक के वेवलेंथ के सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं। लेकिन जब 25 डिग्री सेल्सियस पे फोटॉन निकल रहे थे और मान लीजिए अब उसका टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो फोटॉन्स निकल रहे होंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाले मैक्सिमम नंबर जो फोटॉन्स, उनकी वेवलेंथ 25 डिग्री वाली सेल्सियस से कम होगी। तो जब आप शुरू में हीट करेंगे रॉड को तो धीरे धीरे रेड होना शुरू करेगा, ठीक है, रेड से फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर धीरे धीरे ब्लू होना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो रेड से ब्लू की तरफ आना शुरू हो जाएगा, मतलब जो एंड आप रखेंगे रॉड का, जो हीट हो रहा होगा उसका टेम्परेचर रेड से धीरे धीरे ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पहले रेड फोटॉन्स निकल रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा एम की वैल्यू घटती जा रही है, लैम्डा एम घटता जा रहा है, मतलब रेड से ऑरेंज, फिर धीरे धीरे ब्लूइश होना रॉड शुरू हो जाती है। तो रेड से ब्लूइश इसलिए होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जाती है, लैम्डा एम कम करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो ब्लूइश होता जाएगा, और बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो ब्लूइश के बाद वो व्हाइट कलर शो करने लगता है। तो बच्चों ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों ब्लू की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि लैम्डा एम कम होते जाता है। लैम्डा एम क्या होता है? वेवलेंथ, जिसके नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा निकलेंगे, और जिसके नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा निकलेंगे वही हमें कलर दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रीजन होता है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेड से ब्लूइश होता जाता है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लैम्डा एम डिक्रीजेस। नोट कर लीजिए बच्चों अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। फिर एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। बच्चों एक सवाल मैंने लगाया, आप देखिए जरा और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सर। लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें भी ध्यान रखिएगा, हर बार सवाल में आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया रहेगा तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा केल्विन में। कहीं पे भी डिग्री सेल्सियस दिख रहा है उसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, तभी आपका सही आंसर आएगा। तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल सर बैकस्लाइड। ये वाला हाँ सर। बेटा इसमें मत, प्लीज मत नोट करिए कुछ भी नहीं, ये जो स्टेटमेंट था ना आपका क्वेश्चन था वही है, कुछ भी अलग सा नहीं, आपको बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है। लैम्डा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी वही है बस, है ना, उसको वापस से मैंने दिखा दिया, आप बिल्कुल मत नोट करिए, कोई जरूरत नहीं इसको। ये सवाल करिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी से। Wien's constant 0.3 centimeter Kelvin है, then the temperature of the sun having maximum intensity of radiation at 6000 angstrom wavelength is, temperature of sun बताना है कितना होगा। सेकंड ऑप्शन। ओके, बाकी लोग भी बताइए बच्चों, सीधा सीधा यूज करना है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वेट कर रहा हूं बच्चों बाकी लोगों के आंसर का भी। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सीधे लिखिए, सारी वैल्यूज आपको सवाल में दी हुई हैं, सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है। लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा एम की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 के पावर -10
इंटू टेम्परेचर की वैल्यू पूछी गई है। सवाल में बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर केल्विन, तो उसको 10 के पावर माइनस, ऑप्शन ए। ओके, ऐसा करेंगे बच्चों। अब टेम्परेचर टी पूछा गया है तो देखिए जरा, 0.3 इंटू 10 के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 10 के पावर माइनस 10, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6, है ना, क्योंकि सॉरी 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर माइनस 7, है ना, क्योंकि ये 3 जीरो है, इसके साथ क्लब कर दीजिए, ऊपर भेज दीजिए इसको, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 6 ये हो जाएगा 10 के पावर 7 माइनस 2, डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, 3 और 2, तो बच्चों 1/20 इंटू 10 के पावर आ जाएगा 7 माइनस 2 5, ठीक है, ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी सही आएगा बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये कैंसिल कर दीजिएगा 4 और 0.5 इंटू 10 के पावर 4, तो आ जाएगा 5000 केल्विन, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। यस सर, यही ऑप्शन था। ठीक, एक और सवाल करते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा गड़बड़ नहीं करिएगा। सर ये वाला कर लें पहले। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बच्चों सवाल आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन हो सकती है आपको करनी पड़े, बाकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगला सवाल लगा रहा हूं बच्चों, यस सर। बताइए। सर फोर्थ ऑप्शन। ओके, बाकी बच्चों बताइए, आप लोग भी बताइए भाई, क्या आंसर होगा इसका। The fourth. ओके, ऑप्शन डी सर। ठीक ऑप्शन डी। ठीक बच्चों, इसमें देखिए फिर से एक बार, लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट है, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर लिख दीजिएगा T2 बाई T1, ठीक है। अब सवाल में पहले वाले का वेवलेंथ 4500 दिया हुआ है, दूसरे वाले का वेवलेंथ हमें निकालना है, और T2 बाई T1, तो T1 बाई T2 3:2 है, तो ये बन जाएगा 2:3, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, है ना, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2, तो 6750। 6750, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। और करते हैं बच्चों, देखो थोड़ा सा इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना, आपको ऐसा आसान लग रहा है, बट इसी लेवल के सवाल आएंगे, ठीक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता, कैलकुलेशंस होंगे। 1 मिनट 2 मिनट बच्चों, थोड़ा सा हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल बताइए तुरंत आंसर। हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम बाय ऑल ऑफ रेडिएशन। ऑल ऑफ B दीज, option. Radiation. रेडिएशन बच्चों, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, ठीक है। एक और सवाल, आज का आखिरी सवाल है बच्चों ये, फोर्थ ऑप्शन। ओके।
सर बी ऑप्शन। ओके, लास्ट वन। बच्चों इसमें फिर से एक बार आप वही यूज करेंगे, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो पहले लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मिल रहा था जब टेम्परेचर टी था, बाद में लैम्डा 3 लैम्डा बाई 4 हो गया तो टेम्परेचर मान लेते हैं टी डैश हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो बाद वाला टेम्परेचर है वो 4/3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टेम्परेचर हो जाएगा। आप सबको पता है कि एमिसिव पावर रेडिएटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, तो पहले अगर एमिसिव पावर ई मान लेते हैं, टेम्परेचर टी था, बाद में एमिसिव पावर ई डैश मान लेते हैं और इसका टेम्परेचर 4T/3 के पावर 4 हो जाएगा। 4T/3 के पावर 4 टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई ई डैश बराबर आ जाएगा 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 81 और 4 के पावर 4 256। तो ई डैश की वैल्यू आ जाएगी 256 डिवाइडेड बाई 81 टाइम्स ई। तो पूछा क्या गया है, द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी विल नाउ इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, तो 256/81 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एमिसिव पावर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, कल बच्चों Option D। दंगल होगा इसी से, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, तो पूरा पढ़ के आइएगा। लगभग 20 22 23 सवाल करेंगे हम लोग इसी चैप्टर पे। ठीक है, धन्यवाद। सर सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर हाँ बताइए। सर एक बार इसे बता दीजिए, समझ नहीं आया। ओके, देखिए लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट, ये लॉ है हमारा। अब सवाल में देखिए क्या बोला गया, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी एग्जिबिट्स मैक्सिमम अराउंड वेवलेंथ लैम्डा। तो वेवलेंथ लैम्डा के अराउंड मैक्सिमम, तो लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा हो गया। द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सच दैट द एनर्जी इज मैक्सिमम अराउंड 3 लैम्डा बाई थैंक यू 4। सर। थैंक यू बेटा। तो लैम्डा एम की जगह लैम्डा, पहले टेम्परेचर टी था, बाद में 3 लैम्डा बाई 4 हो गया, तो 3 लैम्डा बाई 4 बाद का टेम्परेचर टी डैश मान लेते हैं। तो टी डैश की वैल्यू आ गई 4T/3। अब स्टीफेंस लॉ से हमें पता है कि एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो E बाई ई डैश कंपेयर कर लेंगे, पहले टेम्परेचर T था तो एमिसिव पावर E था, बाद में टेम्परेचर 4T/3 हो गया, एमिसिव पावर E डैश हो गया, तो पावर 4 कर देंगे, आ जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय सर। बाय बेटा।